हेलो स्टूडेंट, स्टडी एस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिजिक्स का अनसॉल्व्ड पेपर जैसा कि हम लोग हल कर रहे हैं और सेट 1 के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सेट 1 से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में सेट 2 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रश्न सेट 2 में पूछे गए हैं। तो खंड ब से स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें खंड जो ब है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है खंड ब से, उसको हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। खंड ब में पहला प्रश्न दिया है। इसमें खंड ब जो है इसमें नंबर 2 दूसरे नंबर से स्टार्टिंग है क्योंकि पहला नंबर के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी है। तो नंबर 2 में क प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं? पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और बिस्मथ। तो इसको तो सिलेबस से हटा दिया गया है, 30% जो कम हुआ है उसमें इसको हटा दिया गया है। तो इस तरह अगर इसको हम लोग अगर देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर होगा पारा और बिस्मथ, पारा तथा बिस्मथ। तो क का आंसर होगा पारा तथा बिस्मथ, लेकिन इसको नहीं करना है। तो दूसरे का जो ख प्रश्न दिया है कि 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के देवब्रांगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसमें कह रहा है, जो दूसरे का ख प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का न्यूट्रॉन है और देवब्रांगली के तरंगदैर्घ्य का मान पूछा है। न्यूट्रॉन के लिए देवब्रांगली तरंगदैर्घ्य का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है दिया गया है। तो न्यूट्रॉन जो है कण, ये गतिशील कण होते हैं। तो सामान्यतः इसमें जो ऊर्जा होगी इसको हम के बराबर नोट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन सब में जो ऊर्जाएं होती हैं विशेषकर गतिज ऊर्जा में ही पाई जाती है। तो के बराबर इसमें दिया है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लोग जूल में चेंज कर दें तो 12.8 10/6 घात और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19। तो इस तरह इसका हो जाएगा 12.8 गुणे 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। तो कह रहा है कि देवब्रांगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान पूछा है। देवब्रांगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो यहाँ पर हमको लैम्डा का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम प्रयोग करेंगे कि लैम्डा बराबर h/√2m_k। अब इस फार्मूले के आधार पर लैम्डा का मान हम मालूम कर लेंगे। h का मान होता है 6.6 गुणे 10⁻34, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद √2, यहाँ पर द्रव्यमान m का मान हम क्या रखेंगे? तो m का मान हम रखेंगे न्यूट्रॉन कण के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर रखेंगे तो 1.67 गुणे 10⁻27 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और के का मान 12.8 गुणे 1.6 गुणे 10⁻13, यह है के का मान। इस तरह अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 6.6 10⁻34 इसका गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा, इसमें गुणा कर दें, 2 का 16.7 में गुणा कर दें और उसके बाद 12.8 का 1.6 में, सभी का गुणा करेंगे तो 68.40 गुणे ये 10 पर हो जाएगा -27 -13, 10 पर -40। अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो लैम्डा बराबर 6.6 गुणे 10 पर -34 बटा 68.40 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आएगा 8.27 और 10 पर -40 का वर्गमूल 10 पर -20 और इसको काट दें तो 10 पर -14 बचेगा घात। तो लैम्डा बराबर 8.27 का 6.6 में भाग दे दें तो 0.79 गुणे 10 पर -14 घात मीटर। तो मीटर में ये आंसर होगा। अगर इसको हम एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे तो एंगस्ट्राम में हो जाएगा 0.79 गुणे 10 पर -4 एंगस्ट्राम। तो मीटर में ये आंसर आएगा, एंगस्ट्राम में ये आएगा। तो इस तरह दूसरे का ख प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए, हल कर लिए। अब दूसरे का ग प्रश्न हल करेंगे। ग प्रश्न इसमें कह रहा है कि गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो किसी बंध परिपथ या बंध पृष्ठ, कोई अगर बंध पृष्ठ है, चारों तरफ से बंध है, तो उस बंध पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यही है गॉस का प्रमेय। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर Q/ε0, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो गॉस का प्रमेय इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि फाई बराबर Q/ε0। तो यही पूछा गया है कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो बस इतना ही बता देना है कि जो बंध पृष्ठ है उसका वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर घ, इसमें कह रहा है कि एक एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या है। एक एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या है। बहुत ही सिंपल है प्रश्न। एक एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य वाली किरण की आवृत्ति पूछा है। तो लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्राम, तो इसका मीटर में मान हो जाएगा 1 गुणे 10 पर -10 मीटर। आवृत्ति न्यू का मान पूछा है, आवृत्ति क्या होगा, न्यू का मान हमको निकालना है। तो फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, न्यू बराबर C/λ। अब इसमें रख दे मान, C का मान 3 गुणे 10 पे 8 प्रकाश की चाल है। लैम्डा का मान 1 गुणे 10 पर -10, ये हो जाएगा 3 गुणे 10 पर 8, ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा घात, तो इस तरह आ जाएगा 3 गुणे 10 पर 18 हर्ट्ज। ये होगा आंसर इसका। तो इस तरह दूसरे का घ प्रश्न भी हम लोग हल कर लिए। उसके बाद दूसरे का जो अंगह प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तब्ध विभव से क्या तात्पर्य है। इसमें संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं पूछा गया है। संस्तब्ध विभव को निरोधी विभव भी कहते हैं। तो इसमें संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं इसके विषय में पूछा गया है, जो दूसरे का अंग प्रश्न है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें कि संस्तब्ध विभव क्या होता है। जैसे
कोई एनोड ले लें हम लोग, ये एनोड है, एनोड है। इस एनोड को अगर कोई ऋण विभव दिया जाए, एक ऋण विभव दे, ऋण विभव, इस एनोड को ऋण विभव दिया जाए, जब इस एनोड को ऋण विभव देंगे, अगर प्रकाश वैद्युत धारा, जो प्रकाश वैद्युत धारा है, प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान अगर शून्य आ जाए या प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाए, तो ये जो ऋण विभव दिया गया है, इसी ऋण विभव को हम कहेंगे संस्तब्ध विभव। यह है संस्तब्ध विभव। तो इतना ही इसमें बताना था कि संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं। तो एक बार और समझ लें, किसी एनोड को दिया गया ऋण विभव जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, उस ऋण विभव को हम कहते हैं संस्तब्ध विभव। तो इस तरह दूसरे का अंग प्रश्न भी हम लोग समझ गए। दूसरे प्रश्न का नंबर जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो दूसरे का प्रश्न, तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी भाग में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो इसमें हमको बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी ऐसी श्रेणी है जो परावैगनी भाग में पाई जाएगी। तो इसका आंसर सिर्फ हमको लिख देना है। तो लाइमन जो श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन श्रेणी है, ये परावैगनी भाग में पाई जाती है। तो यही पूछा गया है कि कौन सी श्रेणी है जो परावैगनी भाग में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी परावैगनी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा एक और श्रेणी है बामर श्रेणी, ये भी कई बार पूछा गया है। बामर श्रेणी किस भाग में पाई जाती है। तो ये दृश्य भाग में पाई जाती है, इसको भी याद रखना है। तो बामर जो श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो दृश्य भाग में पाई जाती है। तो ये तो पूछा गया है, ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह खंड ब के जितने भी प्रश्न थे सब हम लोग हल कर लिए। अब इसके बाद खंड स के प्रश्नों को हल करेंगे। खंड स प्रश्न नंबर 3 और इसमें क। तो तीसरे का क, इसमें कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम नोट कर लें, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग हमको मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं, ये हमको मालूम करना है। तो ऊर्जा हमको दिया है En का मान। तो पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु जो है वो किस कक्षा में है, किस कोष में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला प्रयोग करेंगे और यहाँ से n का मान मालूम कर लेंगे। तो En का मान दिया है -3.4 -13.6/n²। इसको अगर काट दें, एक बार में कटेगा और ये 4 बार में कट जाएगा। तो n² बराबर 4
या n का मान आएगा 2। n का मान हमको मालूम चल गया 2। तो अब कोणीय संवेग j का मान फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे कि j का मान क्या होगा। j बराबर, यहाँ पर फार्मूला हम प्रयोग करेंगे, j बराबर NH बटा 2 पाई। अब इसी में मान रख दें, n का मान 2 मालूम है, h का मान 6.6 गुणे 10⁻34, 2 पाई का मान 3.14, 2 से 2 तो कट गया, j बराबर 3.14 को 6.6 को 3.14 से काट दें तो 2.1 आएगा लगभग में, तो 2.1 गुणे 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया आंसर। तो इस तरह तीसरे का जो क प्रश्न है इसका आंसर आएगा 2.1 गुणे 10⁻34 घात किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब तीसरे का ख प्रश्न हम लोग हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तीसरे का ख प्रश्न है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा परिभाषा, लेकिन थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि व्यतिकरण वास्तव में क्या है, क्या चीज होता है व्यतिकरण। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। वास्तव में ये चित्र नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हम इस तरह बता रहे हैं। जैसे अगर दो समान आवृत्ति की तरंगे, इनकी आवृत्ति जो है वो समान है, और इसकी आवृत्ति न्यू है तो इसकी भी आवृत्ति न्यू है। दो समान आवृत्ति की तरंगे एक स्थान पर जाकर मिल रही हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण, जब यह अध्यारोपण होगा तो यहां से एक परिणामी तरंग प्राप्त होगी। तो यहां से एक परिणामी तरंग प्राप्त होगी, और इस परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिक होगी और कहीं पर तीव्रता इसकी कम होगी। इसी तरह कहीं पर तीव्रता अधिक होगी, कहीं पर तीव्रता कम होगी। तो यहां पर तीव्रता जो है वो अधिक है, परिणामी तरंग की तीव्रता यहां पर अधिक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि तीव्रता कम है। तो दो समान आवृत्ति की तरंगे जब अध्यारोपण कर रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, तो जो परिणामी तरंग हमको मिल रही है उसकी तीव्रता कहीं पर अधिक होगी, किसी बिंदु पर तीव्रता अधिक, किसी बिंदु पर तीव्रता कम होगी। तो इसी घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। यही है व्यतिकरण। बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही हमको ध्यान देना है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपित होंगी तो जो परिणामी तरंग है किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता अधिक, किसी पर कम होगी। जहां पर तीव्रता अधिक होगी उसे संपोषी व्यतिकरण, जहां पर कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इस तरह व्यतिकरण के दो प्रकार भी होते हैं, संपोषी और विनाशी। तो यही इसमें बताना था। इसके बाद ग प्रश्न, ये तो हो गया तीसरे का ख। अब ग प्रश्न देखें हम लोग। तो इसमें कह रहा है, तीसरे का जो ग प्रश्न है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए यदि इसका विभव 1000 वोल्ट है। एक गोलाकार चालक है, इसकी त्रिज्या दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या r बराबर हम नोट करें 9 सेमी। तो इसको मीटर में चेंज कर दे, 9 गुणे 10⁻2 मीटर। तो कह रहा है कि गोलाकार चालक की धारिता क्या होगी। c का मान पूछा है, धारिता बताइए क्या होगी। गोलाकार चालक की धारिता क्या होगी
और उसके बाद इसमें आवेश की भी गणना करना है, क्यों भी हमको मालूम करना है, लेकिन वोल्टेज भी दिया है V का मान 1000 वोल्ट, ये V का मान दिया है, इतना प्रश्न दिया गया है। तो पहले हम C का मान निकाल लें, बहुत ही सिंपल है। C बराबर होता है गोलाकार चालक के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इस फार्मूले से C निकाल लें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इसका हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻9 और त्रिज्या R का मान है 9 गुणे 10⁻2। तो इस तरह 9 से 9 ये तो कट जाएगा। C बराबर 1 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻9, C बराबर 1 गुणे 10⁻11 फैराड। तो C का मान हम तो मालूम चल गया कितना होगा, तो C का मान आया है 1 गुणे 10⁻11 फैराड। अब यहाँ पर हमको आवेश भी निकालना है, तो आवेश भी निकाल लें। Q बराबर C भी इस फार्मूले से निकालेंगे। तो Q बराबर C का मान 1 गुणे 10⁻11 और V का मान दिया है 1000 दिया है, तो इसको 10/3 घात लिख सकते हैं 1000 को, तो V का मान 10/3 या Q बराबर 1 गुणे 10⁻8 घात कूलाम। तो इस तरह आवेश भी मालूम चल गया। तो तीसरे का ग प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न में त्रिज्या दिया है, वोल्टेज भी दिया है, C और Q का मान पूछा है, फार्मूला प्रयोग करके हल कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे तीसरे का घ प्रश्न। तीसरे का घ प्रश्न क्या कह रहा है, अब इसको देखा जाए। इसमें कह रहा है कि डेविसन जर्मन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। डेविसन और जर्मन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे कि ये सेट 2 में पूछा गया है, बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में समझ लेते हैं कि अगर आगे पूछा जाएगा तो उसका आंसर हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डेविसन और जर्मन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है, बस थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या बताया गया है। क्या निष्कर्ष दिया गया है, विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, बस थोड़ा समझ लेना है। तो पहला पॉइंट यह बताया गया है इसमें कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज है उसकी तीव्रता, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता वो प्रकीर्णन कोण फाई पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट ये बताया गया है कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तीव्रता होगी, जितनी प्रकीर्णित होंगे इलेक्ट्रॉन, उनकी तीव्रता उनके प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करेगी। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, जिस विभव से वो त्वरित होंगे, निकलेंगे, जिस विभव से, जैसे यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझ ले, यहां पर जो है ग्राफ हम बना रहे हैं, जैसे 40 वोल्ट विभव से त्वरित हो रहे हैं, त्वरक विभव है 40 वोल्ट, विभव से त्वरित हो रहे हैं। तो यहां पर जो प्रकीर्णन कोण होगा, यहां पर प्रकीर्णन कोण हम मान लें कि 30 डिग्री है। इसी तरह आगे भी जो है 50 वोल्ट पर त्वरित हो रहे हैं, यहाँ पर प्रकीर्णन कोण मान लें 40 डिग्री है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री पर प्रकीर्णित हो
और यहाँ पर त्वरक विभव मान लें 54 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण फाई का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे उभार भी अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि त्वरक विभव 54 वोल्ट पर उभार सबसे अधिक होगा। त्वरक विभव में 54 वोल्ट पर उभार सबसे अधिक होगा। तो त्वरक विभव 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन पुंज, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज है, इलेक्ट्रॉन पुंज पर उभार का आकार अधिक होगा। यह दूसरा निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट पर उनका जो उभार है वो अधिक होगा। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला गया? यही 3 निष्कर्ष हैं। तो तीसरा निष्कर्ष यह निकाला गया कि प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री तक ही उभार का आकार अधिक रहेगा। 50 डिग्री तक ही उभार का आकार अधिक रहेगा। और इसके बाद अगर आगे प्रक्षेपण या प्रकीर्णित कोण जो है अगर अधिक हो रहा है, 60 डिग्री हो गया, तो उभार की मात्रा भी यहाँ पर, उभार का आकार क्या होगा, अब कम होने लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि त्वरक विभव में उभार का आकार 50 डिग्री प्रकीर्णित कोण पर होगा। बस इतना ही, 3 ये निष्कर्ष निकाला गया है। यही हमको 3 निष्कर्ष याद रखना है। इसी में तीसरे के घ में ही एक अथवा प्रश्न दिया है, एक सवाल दिया है, उसको हम लोग हल करें, देखें वो कैसा प्रश्न है, किस तरह का सवाल है। तो ये तीसरे का जो घ प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक संधारित्र की हमको ऊर्जा निकालना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, दिए गए चित्र में संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी, एक चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर हम चित्र बना दे रहे हैं। संधारित्र की ऊर्जा पूछा गया है और एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक प्रतिरोध है 2 ओम, उसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध है 3 ओम, और उसके बाद एक और प्रतिरोध दिया है यहाँ पर 5 ओम। और इसमें एक संधारित्र जोड़ा गया है, वो है 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर धारा, इस परिपथ की धारा दिया है I बराबर 2 एम्पियर। तो इस चित्र में हमको संधारित्र की ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा क्या होगा, U का मान हमको निकालना है कि ऊर्जा क्या है। ये तीसरे का घ में अथवा प्रश्न है, अथवा में ये दिया गया है। तो ऊर्जा U का मान पूछा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही तार से, यहाँ पे ये तार, एक ये सिरा है तार का, एक ये सिरा है, और इसको हम सीधा करेंगे तो 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो तुल्य अगर प्रतिरोध हम निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध इसका आएगा R बराबर हम निकालेंगे तो 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम आपस में जोड़ दें क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो इस तरह इसका हो जाएगा 10 ओम, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आएगा। उसके बाद इसमें प्रश्न में
तुल्य प्रतिरोध R बराबर 10 ओम हो गया। उसके बाद इसमें धारिता C का मान और I का भी मान दिया है, तो इसमें हम यहीं पर नोट कर लें, इसका I बराबर दिया है 2 एम्पियर और C धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10⁻6 फैरड। U का मान हमको निकालना है, R का मान मालूम है, I का मान मालूम है, C का मान मालूम है। तो पहले हम वोल्टेज V का मान निकाल लें, उसके बाद U का मान चल जाएगा। V बराबर I R, तो V बराबर I का मान 2, R का मान 10, 20 वोल्ट। V का मान चल गया। अब U का मान फार्मूले से निकाल लें, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब इसमें रख दे हाफ C का मान 2 गुणे 10⁻6 और V का मान है 20 का स्क्वायर, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻6 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। U बराबर 10⁻6, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 पर 2, तो U बराबर 4 गुणे 10 पर -4 घात बचेगा, तो U बराबर 10 पर -4 गुणे 10 पर -4 घात जूल। ये होगा आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरह खंड स के जो भी प्रश्न थे सब हम लोग हल कर लिए। अब इसके बाद खंड द के प्रश्न को हल करेंगे। तो इस तरह खंड स खत्म हो गया। खंड स के जितने भी प्रश्न थे सभी 2 नंबर के पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न इसमें हम लोग हल किए खंड स के सभी 2 नंबर में पूछे गए हैं। अब जो है खंड द, इसमें जो भी प्रश्न है वो 3 अंक का है। जितने भी प्रश्न हल करेंगे 3 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 4 इसमें क प्रश्न इसमें कह रहा है कि एंड गेट का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह उसका बताइए। उसके बाद इसका लॉजिक गेट, बुलियन व्यंजक ये पूछा गया है कि एंड गेट का प्रतीक चिन्ह और उसके बाद बुलियन व्यंजक और लॉजिक गेट क्या है। तो इसको तो हटा दिया गया है, ये 30% में नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर में क्या चीज होता है। तो एंड गेट का इसमें प्रतीक चित्र पूछा गया है, प्रतीक चित्र एंड गेट का यहां पर प्रतीक चित्र पूछा गया है, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। तो प्रतीक चित्र इसका होता है, यह है इसका प्रतीक चित्र। इस तरह हम लोग प्रतीक चित्र बनाएंगे। ए बी, ए और बी यहाँ पर इनपुट है और एक आउटपुट हमको प्राप्त होगा वाई। तो ये एंड गेट का प्रतीक चित्र है। उसके बाद पूछा गया है बुलियन व्यंजक। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है? तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है A डॉट B बराबर वाई। ये है बुलियन व्यंजक। 2 इनपुट का जब आपस में हम गुणा करेंगे, डॉट गुणा करेंगे तो एक आउटपुट वाई हमको मिलेगा। तो ये है बुलियन व्यंजक। उसके बाद इसकी सत्यता सारणी भी पूछा गया है। तो इसकी सत्यता सारणी हम लोग बना लेंगे। 2 इनपुट और एक आउटपुट, 2 इनपुट A और B और आउटपुट है A डॉट B बराबर वाई। इनपुट इसमें हम लेते हैं 0 0 1 1। एक इनपुट 0 0 1 1 और दूसरा इनपुट 0 1
0 1। तो इसका आउटपुट y का मान आएगा 0 0 0 1। तो इस तरह ये 3 नंबर में पूछा गया था कि एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। तो हम लोग थोड़ा सा समझ गए इसको कि क्या चीज है ये। उसके बाद अब प्रश्न नंबर ख हल करेंगे। प्रश्न नंबर ख इसमें कह रहा है कि अर्धायु से क्या तात्पर्य है। इसको भी हटा दिया गया है, ये भी नहीं आएगा 30% में, इसको भी हटा दिया गया है कि अर्धायु से क्या तात्पर्य किसे कहते हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न नंबर ग, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए, उसकी व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम पूछा गया 3 नंबर में, और सेट 1 में हम किरचॉफ का नियम बहुत अच्छी ढंग से आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, दोनों हम बता दिए हैं। तो सेट 1 में बता दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर घ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर घ, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। इसमें पूछा गया है जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन करेंगे, जब किसी परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे का ये पहला नियम है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित जो नियम होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, इसमें 2 पॉइंट बताया गया है। पहला बताया गया है कि जब हम वैद्युत परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह है पहला पॉइंट कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है फैराडे द्वारा, तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है या निर्भर करता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, या इसको इस तरह निर्भर करता, अनुक्रमानुपाती होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दूसरे नियम में यह बताया गया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर पर निर्भर करता है। जब किसी वैद्युत परिपथ में हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही 2 नियम है इसमें, यही 2 नियम हमको इसमें लिखना था, बताना था, 2 पॉइंट। इसमें एक और प्रश्न दिया है इसी में कि एक परिनालिका के लिए स्व प्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। एक परिनालिका के लिए स्व प्रेरकत्व गुणांक का सूत्र हमको मालूम करना है। स्व प्रेरकत्व गुणांक का सूत्र क्या होगा? तो एक तो पूछा गया है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, ये पूछा गया है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि किसी परिनालिका के लिए स्व प्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक क्या होगा। तो परिनालिका के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान, तो किसी परिनालिका के लिए परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का फार्मूला होता है म्यू नॉट NI/L। तो ये किसी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का ये फार्मूला होता है।
हमको स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक बनाना है, सूत्र बनाना है। तो बी चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको मालूम है तो चुंबकीय फ्लक्स हम मालूम कर सकते फार्मूले से, फाई बी बराबर बी ए। इस फार्मूले से फाई बी निकाल लें हम लोग। बी का मान म्यू नॉट एन आई बटा एल। तो यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का मान हम रख दिए हैं यहां पर। तो चुंबकीय फ्लक्स हमको मालूम चल गया, चुंबकीय फ्लक्स मालूम चल गया है, लेकिन हमको तो स्वप्रेरकत्व गुणांक का बनाना है व्यंजक। तो फाई बी का मान मालूम है, तो एल का व्यंजक हमको बनाना है। तो एल बराबर हम फार्मूला जानते हैं, एन फाई बी बटा आई। अब इसमें मान रख दें, या एल बराबर एन फाई बी का मान रख दें यहाँ पर, म्यू नॉट एन आई बटा एल इंटू ए बटा आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा। एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। स्वप्रेरकत्व का ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर परिनालिका का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक जगह पर हम पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। यदि ए बराबर पाई आर स्क्वायर है तो एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बटा एल। ये भी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अब इसी पर एक और प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार एक और प्रश्न पूछा गया है। तो यहां तक हल करने के बाद एक व्यंजक और हम बना सकते हैं, जिसे अगर दिया हो कि प्रति एकांक लंबाई, यहां तक तो ये हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर तो ये हो गया। लेकिन अगर इसी पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि यदि एकांक लंबाई, परिनालिका की जो लंबाई है एकांक है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो उस समय कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n l। ये हो जाएगा मान। इस कैपिटल N का मान अगर इसमें हम रख दें तो L बराबर, अतः L बराबर म्यू नॉट N के जगह पर स्मॉल n L का स्क्वायर A बटा L। तो L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर L स्क्वायर A बटा L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो L बराबर, या यहाँ पर हम इसको नोट कर लें, तो L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर L A। तो ये भी व्यंजक कई बार स्वप्रेरकत्व का निगमन करने के लिए पूछा गया है। तो देख रहे हैं हम लोग कि निगमन, जो व्यंजक का निगमन है वो हर एक सेट में बहुत अधिक मिल रहे हैं, कई प्रश्न मिल रहे हैं निगमन। उसके बाद आंकिक सवाल, न्यूमेरिकल जो है, आंकिक सवाल जो है वो भी आ रहे हैं। अगर ये दो तरह के प्रश्न अगर हम लोग सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए विशेष रूप से जो भी प्रश्न हल किए जा रहे हैं, जो निगमन है, और जो भी सवाल हल किए जाए, क्योंकि सवाल आएंगे बिल्कुल इसी तरह आएंगे, इसी के आधार पर आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के आएंगे सवाल। इसलिए जो भी सवाल हल किए जा रहे हैं ध्यान से इसको समझिए और हल कीजिए और पढ़िए। तो इसके बाद ये तो प्रश्न नंबर 4 का घ हो गया। प्रश्न नंबर 4 में घ तक
हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 का आखिरी जो प्रश्न है अंग, इसको हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात दिया है। अल्फा कण और प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 दिया गया है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर यह चीज कहा जा रहा है कि अल्फा कण और प्रोटॉन, इन दोनों का वेगों का अनुपात 1:3 है। तो अल्फा कण का वेग और प्रोटॉन का वेग का अनुपात 1:3 दिया गया है। कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है, ये हमको मालूम करना है। तो यहां पर अल्फा कण और प्रोटॉन, ये आप लोग जानते होंगे कि अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, 2 प्रोटॉन के आवेश। तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। उसके बाद अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो ये तो जानते होंगे आप लोग, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन को सामान्यतः हम 1H1, ये सामान्यतः उसका प्रतीक होता है 1H1, और अल्फा कण को 2He4, इस तरह हम अल्फा कण को 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। 1H1 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, वो 1 है। इसको भी इस तरह हम लिख लें। तो यहाँ पर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब आवेश इसका 1 है। और यहाँ पर अल्फा कण हीलियम परमाणु अल्फा कण के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो आवेश 2 है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हीलियम का आवेश प्रोटॉन का आवेश का 2 गुना है, हीलियम का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर हम नोट किए हैं कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का आवेश का 2 गुना और अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना चाहिए। त्रिज्याओं का अनुपात हमको निकालना है। यदि हम अल्फा कण की त्रिज्या निकालें, अल्फा कण की त्रिज्या निकालें, तो R अल्फा बराबर M अल्फा V अल्फा, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का वेग, अल्फा कण का आवेश इंटू चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इसलिए हम सिर्फ B लिखेंगे। तो इस तरह हम अल्फा कण का त्रिज्या मालूम कर लिए। इसको हम बना लें समीकरण नंबर 1। अगर हम प्रोटॉन की त्रिज्या निकालें, प्रोटॉन का निकालेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का वेग, प्रोटॉन का आवेश, चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान है तो B रहेगा। इसको समीकरण 2 बना लें और दोनों को भाग दे देंगे तो हमको त्रिज्याओं का अनुपात मालूम चल जाएगा। तो यहां पर हम भाग देते हैं, तो R अल्फा, R प्रोटॉन, प्रोटॉन की त्रिज्या और अल्फा कण की त्रिज्या बराबर M अल्फा V अल्फा Q अल्फा B M प्रोटॉन V प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश B। तो यहाँ पर B से B तो कट जाएगा, ये जो है ये तो ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। R अल्फा
तो यम अल्फा भी अल्फा इंटू क्यू प्रोटॉन, ऊपर चला गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का वेग और अल्फा कण का आवेश, इतना हो गया। अब इसमें मान हम लोग रख दें, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, अल्फा कण का वेग कितना है, तो अगर देखेंगे तुलना करेंगे तो अल्फा कण का वेग 1 होगा। प्रोटॉन का आवेश, इसको हम इसी तरह रहने दें। प्रोटॉन का द्रव्यमान इसको भी इसी तरह रहने दें। प्रोटॉन का वेग कितना दिया है, प्रोटॉन का वेग और तुलना करेंगे देखेंगे तो प्रोटॉन का वेग 3 है, 3। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, तो QP कट गया, MP से MP कट गया, और यहाँ पर 2 से 4 को भी काट दें तो बचेगा 2/3, तो R अल्फा R प्रोटॉन। तो इस तरह अल्फा कण की त्रिज्या और प्रोटॉन की त्रिज्या में अनुपात आ जाएगा 2/3, यही हमारा आंसर होगा। इतना ही करना है और 3 नंबर मिल जाएगा, बस इतना ही हल करना था इसमें। तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 के जो भी प्रश्न थे सभी हम लोग हल कर लिए, अंग तक प्रश्न हल हो गए। अब इसमें प्रश्न नंबर 5, खंड द में प्रश्न नंबर 5 है और इसका पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, इसमें कह रहा है कि अल्फा कणों के लिए प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, 5वां का जो ख प्रश्न है इसको हल करेंगे हम लोग। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻⁶ सेकेंड में उत्सर्जक में 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। तो देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। धारांतरण का अनुपात की गणना कीजिए। धारांतरण, ये एक शब्द यहां प्रयोग किया गया है। धारांतरण का मतलब है कि हमको धारा लाभ निकालना है कि धारा लाभ क्या होगा। धारा लाभ अल्फा का मान पूछा गया है। तो आप लोगों ने ट्रांजिस्टर में इस तरह के सवाल हल किए होंगे। उत्सर्जक धारा, आधार धारा, संग्राहक धारा से संबंधित प्रश्न, उसमें धारा लाभ भी पढ़े होंगे। तो बिल्कुल उसी के आधार पर धारा लाभ इसमें निकालना है, जो भी फार्मूला ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़े हैं। इसमें कह रहा है कि समय दिया है 10⁻⁶ सेकेंड, यहाँ पर समय दे दिया है, T बराबर दिया है 10⁻⁶ सेकेंड। उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन की संख्या N से हम प्रदर्शित करेंगे, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन। तो उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उत्सर्जक धारा हम मालूम कर लें कि उत्सर्जक धारा क्या होगी, IE। तो IE का मान हम निकालेंगे, तो IE बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं IE बराबर Q की जगह पर NE गुणे ET। NE उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻10, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻−19, T का मान है 10⁻6। ये यहाँ पर कटेगा तो 10⁻13, तो IE का मान आएगा 1.6 गुणे 10⁻3 एम्पियर।
उत्सर्जक धारा हमको मालूम चल गया, उत्सर्जक धारा हमको मालूम चल गया। अब इसमें कह रहा है कि 2% आधार में जो है इलेक्ट्रॉन 2% खो जाते हैं, आधार में इलेक्ट्रॉन 2% खो जाते हैं, 2% इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। तो आधार में इलेक्ट्रॉन 2% खो जाते हैं या कम हो जाते हैं, कम होते हैं। तो जब आधार धारा जो है वो आधार में इलेक्ट्रॉन 2% कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर आधार धारा जो हम निकालेंगे IB जब निकालेंगे आधार धारा, तो IE जो उत्सर्जक धारा है उसमें से 2% इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो 2% इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो IE धारा भी कम होगी। तो IB जब निकालेंगे तो IE का टोटल होता है 100%, उसमें 2% कम हो गया है तो कितना बचेगा? 98% बचेगा, 2% कम हो गया है। तो जब हम आधार धारा IB निकालेंगे तो IE जो उत्सर्जक धारा है उसका हम 98% कर देंगे, क्योंकि 2% कम हो गया है, खो गई है, इलेक्ट्रॉन 2% खो गए हैं, कम हो गए हैं। तो IE का मान 1.6 × 10⁻³ गुणे 98/100। तो IB का मान आएगा 1.6 गुणे 10⁻³ भाग देते 0.98। तो IB का मान आ गया इतना, इसको इसी पे छोड़ देतना। हमसे पूछा गया है धारा लाभ, अल्फा का मान पूछा गया है, तो अल्फा का मान धारा लाभ निकाल लें। अल्फा बराबर IB/IE। अब इसमें रख दें IB का मान 1.6 गुणे 10⁻³ गुणे 0.98 और IE का मान है 1.6 गुणे 10⁻³। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह अल्फा का मान आएगा 0.98। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह खंड द का जो 5वां प्रश्न है इसमें हम 2 प्रश्न हल किए हैं, ख प्रश्न तक हो गया है। अब इसके अलावा जो भी शेष प्रश्न है, अखंड है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।